नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं स्वअर्जित संपत्ति होती है, स्वयं के द्वारा अर्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति में क्या डिफरेंस है, इसके संबंध में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, और सबसे पहले बता क्या दूं, एक निवेदन ही कर लेता हूं कि चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पहली बार नहीं हो, दोबारा से चैनल को देख रहे हो, वीडियोस पे हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है सब्सक्राइब कर लो। जिस प्रकार मैं आपको इन्फॉर्मेटिव जानकारी देना चाह रहा हूँ, उस प्रकार आप भी एक छोटा सा सहयोग कर दीजिए, क्योंकि मैं भी आपका सहयोग ही कर रहा हूँ सब्सक्राइब करके। अब हम चर्चा करें कि प्रॉपर्टी है स्ववर्जित प्रॉपर्टी और एक है पैतृक प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति। इनमें क्या डिफरेंस है, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जैसे आपके दादा परदादा, उनकी कोई ज़मीन है, वो ज़मीन बाई बर्थ आपको प्राप्त होती है। आपके लिए क्या है? पैतृक प्रॉपर्टी। एक कोई प्रॉपर्टी है जो आपको वसीयत से प्राप्त होती है या कोई गिफ्ट डीड से प्राप्त होती है। तो आपके लिए क्या है? प्रॉपर्टी का नेचर कैसा है, डिपेंड करेगा उस पर। पैतृक है तो क्या होना है। अब जब आपको कोई प्रॉपर्टी मिली गिफ्ट डीड से, या फिर रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है, विक्रय पत्र, ये भी हो सकता है, तो अब इस प्रॉपर्टी का नेचर क्या होगा, इन सभी पहलुओं पे आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले, जैसे आपके पिताजी हैं, पिताजी से बेहतर ठीक रहेगा और कोई नहीं रह सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी आपको पिताजी से ही चाहिए, तो इसीलिए पिताजी को ले रहे हैं अपन। ध्यान रखना, पिताजी की सेवा ज़रूर करना, अन्यथा फिर पिताजी क्या क्या कर सकते हैं इस संबंध में भी जानेंगे अपन। तो आपके पिताजी के पास 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के नेचर क्या क्या हैं वो मैं बता देता हूँ। आपके पिताजी ने 10 साल पहले एक ज़मीन खरीदी। भूखंड हो सकता है, कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट हो सकता है, या फिर रेजिडेंशियल प्लॉट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये आपके पिताजी ने 10 साल पहले खरीद लिया। कैसे खरीदा? अपने स्वयं की कमाई से, पसीने की कमाई थी उनकी, गाढ़ी कमाई थी, और उन्होंने उसको अपना दिमाग को काम में लेते हुए एक भूखंड या प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी है, वो खरीद ली, उन्होंने परचेज कर ली। चूँकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी उन्होंने प्राप्त करी है, खरीदी है, वो प्रॉपर्टी अपने द्वारा नियोजित, अपने द्वारा उत्पन्न संपत्ति के द्वारा खरीदी गई है। उनके स्वयं के पैसों से प्रॉपर्टी खरीदी गई है, उन्होंने स्वयं ने अर्जित करी है ये प्रॉपर्टी, क्योंकि उससे पहले उस प्रॉपर्टी पे आपके पिता, आपके दादाजी, परदादाजी, इनको क्या नहीं था, उस पर कोई अधिकार विशेष नहीं था। थर्ड पर्सन से प्रॉपर्टी उन्होंने परचेज करी। तो अब क्या हो गई ये प्रॉपर्टी? स्व अर्जित प्रॉपर्टी। यही प्रॉपर्टी आपके पिताजी ने आपके दादा, आपके परदादा से परचेज करी है, पैसे देके विक्रय पत्र निष्पादित हुआ है। अब आपके पिताजी के लिए ये प्रॉपर्टी क्या है? स्ववर्जित प्रॉपर्टी। लेकिन किस चीज़ पे डिपेंड करता है? कितना हिस्सा आपके परदादा दादा ने बेचा है अपनी पैतृक प्रॉपर्टी का। या मान लो आपके दादा हैं, आपके दादा के पास स्ववर्जित प्रॉपर्टी है, जैसे आपके पिताजी ने खरीदी थी ना, उसी तरीके की प्रॉपर्टी आपके दादा के पास है, और आपके दादा ने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को आपके पिताजी को बेचान कर दी और रजिस्ट्री करा दी बेचान के संबंध में। अब भी वो प्रॉपर्टी क्या है? स्ववर्जित है, क्योंकि उन्होंने पैसे दे के प्रॉपर्टी खरीदी है, वो पैतृक नहीं बनेगी। तो कुल मिलाकर अगर आप समझें मेरे साधारण शब्दों में, तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसे अपने प्रयासों से, अपने द्वारा अर्जित की गई प्रॉपर्टी के द्वारा कोई व्यक्ति परचेज करता है, खरीदता है, तो वह प्रॉपर्टी होती है स्व अर्जित प्रॉपर्टी। खुद के द्वारा निर्मित साधनों से प्राप्त की गई राशि से खरीदी गई कोई प्रॉपर्टी है। अब हम बात करते हैं पैतृक प्रॉपर्टी की। इस संबंध में एक धारणा चलती है कि 3 पीढ़ियों से अगर कोई प्रॉपर्टी चलती आ रही है ना, वो पैतृक प्रॉपर्टी है। सही भी है अपनी जगह। आपके परदादा के पास कोई ज़मीन है, दादा के पास आई, और दादा से आपके पिता के पास आनी है।
अब आपका जन्म हुआ, जन्म होते ही आपको क्या मिल गया, उस पर बाई बर्थ राइट मिल गए, अधिकार मिल गए, क्योंकि आपके परदादा ने आपके दादा को प्रॉपर्टी दी थी। उनके देहांत होने के बाद ऑटोमेटिकली म्यूटेशन उनके नाम खुल गया, नामांतरण खुल गया उनके, तो प्रॉपर्टी क्या हो गई थी, पैतृक हो गई, क्योंकि उन्होंने पहचान नहीं करा, उन्होंने कोई वसीयत नहीं करी। अगर आपके परदादा आपके दादा के नाम वसीयत कर देते उस प्रॉपर्टी की, तो पैतृक नहीं रहती ये प्रॉपर्टी, नेचर चेंज हो जाता। तो कई बार ये सोचते हैं कि ट्रांजैक्शंस मेरे परदादा से चलता आ रहा है, लेकिन उन्होंने तो वसीयत कर दी, तो फिर भी प्रॉपर्टी तो पैतृक है। नहीं, पैतृक नहीं रहेगी। बिना किसी बाधा के कोई चीज़ चलती आ रही है ना 3 पीढ़ियों तक, उसको कहते हैं पैतृक प्रॉपर्टी। गिफ्ट डीड, वसीयत वगैरह या कोई बेचान पत्र इस संबंध में निष्पादित नहीं होना चाहिए, तब वह प्रॉपर्टी पैतृक होती है। और पैतृक प्रॉपर्टी में हर एक व्यक्ति को बाई बर्थ यानी जन्म से अधिकार प्राप्त हो जाता है, भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हैं कि जैसे आपके दादा के पास 100 बीघा ज़मीन है, 100 महल हैं, कोठी है अच्छी, और आप जन्म जैसे ही आपका हुआ तो लोग कहेंगे देखो लाखों लेके पैदा हुआ है, करोड़ों लेके पैदा हुआ है। ये चीज़ें होती है क्योंकि यही सिस्टम्स है। तो मेरे ख्याल से हंसते खिलते आप जान रहे होंगे, और मैं भी तो यही चाहता हूँ कि आप कानून को जाने हंसते खेलते हुए मेरे साथ, मेरा यही नेचर है। अब एक बार और बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस और कर लेते हैं। आपके पिताजी के पास कोई प्रॉपर्टी आई आपके परदादा से, उनके देहांत होने के बाद प्रॉपर्टी आपके दादा के पास आई, और दादा ने उस प्रॉपर्टी को आपके पिता के नाम वसीयत कर दी, गिफ्ट डीड कर दी या बेचान कर दिया, तो अब कैसी रहेगी प्रॉपर्टी। अब ये देखा जाएगा कि आपके परदादा से आपके दादा के पास प्रॉपर्टी आई कैसे है, क्योंकि इसमें जो लेन देन हुआ ना, आपके परदादा एक्सपायर हो गए थे, उनके बाद में हुआ और निर्वसीयत मरे थे। इस चीज़ का याद रखना, जब देहांत होता है ना किसी व्यक्ति का, वो बिना किसी वसीयत के उनका इंतकाल देहांत हो गया हो, तो यहाँ आपके परदादा ने कोई वसीयत नहीं करी, ना बेचान करा, डायरेक्टली म्यूटेशन खुला है। कैसे? विरासत के आधार पर, उत्तराधिकारी के आधार पर। तो अब ये प्रॉपर्टी पैतृक है, तो आपके दादा है ना, वो आपके पिता को उतनी ही संपत्ति वसीयत कर सकते हैं जो उनको हिस्से में मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि आपके पिता उस प्रॉपर्टी में जन्म से अधिकार रखते हैं क्योंकि पैतृक है, और आपका जन्म हो गया तो आप भी उसमें जन्म से अधिकार रखते हैं क्योंकि वो प्रॉपर्टी पैतृक है। आप किस प्रॉपर्टी में हिस्सा रखेंगे? जैसे आपके दादा 2 भाई हैं, 50-50 गज मान लो या 50 बीघा ही मान लो। आप तो काश्तकार आदमी है, हम भी किसान आदमी हैं, तो बीघा की बात कर लेते हैं। तो 50-50 बीघा 2 जनों के आती है। अब आपके दादा की 50 बीघा हुई अकेले के, अब आपके पिताजी 2 भाई है, तो कितनी हो गई? 25-25 बीघा विरासत में मिलने वाली है। कब? जब आपके पिताजी का देहांत हो जाए, लेकिन उससे पहले ही करना चाहे तो अब इसमें 3 हिस्से होंगे, आपके पिताजी, 2 तो आपके पिताजी हो गए, पिताजी और पिताजी के भाई, और 1 आपके दादा, 3 हिस्से हो गए। अब आपके पिताजी को जो 1/3 हिस्सा मिलने वाला है, उसमें आप कितने हो? जैसे आप 2 भाई हो या 1 ही हो मान लो, तो 1 आपका और 1 आपके पिताजी का हिस्सा, उसमें 1/2 हो जाएगा ये सिस्टम। तो ये हिस्सा 1/2 जो लास्ट में आ रहा है वो पैतृक हिस्सा है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी क्या था? वो सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया, और भविष्य में इन फ्यूचर आपको कोई क्लेम भी करना हो तो वो इसी हिसाब से होगा। संपूर्ण प्रॉपर्टी पर उस तरीके से आप ट्रीट नहीं कर सकते, केवल अपने हिस्से की बात कर सकते हो, और वही हिस्सा पैतृक रहेगा कुछ। तो मेरे ख्याल से आज के इस वीडियो में आप बेहतरीन से इस बात को समझ गए होंगे कि स्वयं के द्वारा अर्जित कोई संपत्ति, स्वयं के साधनों द्वारा अर्जित कोई संपत्ति सब अर्जित संपत्ति कहलाती है, और पूर्वजों के काल से चली आ रही कोई निर्बाध कोई संपत्ति है जिसे वसीयत वगैरह नहीं करा गया है, पार्टीशन भी नहीं करा गया इस संबंध में, बंटवारा दोनों पक्षों, 2 जैसे पिताजी हैं उन्होंने बंटवारा कर दिया अपने बच्चों के बीच में, तो वो भी फिर अलग कैटेगरी की हो जाती है, विधिक बंटवारा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अगर कोई प्रॉपर्टी आती है तो वो प्रॉपर्टी क्या है? पैतृक प्रॉपर्टी है। और आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं। कोई सवाल हो इस विषय के बारे में तो कमेंट में कर दीजिएगा, ज़रूर कोशिश करेंगे उस विषय पे भी वीडियो बनाने की। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।